नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवारना जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं साइंस का श्री छठा। पिछले क्लास में आपने देखा होगा एसएससी जीडी स्पेशल, एसएससी एग्जाम स्पेशल जो क्लास हम ले रहे हैं। इस क्लास में आपने पिछले क्लास में देखा होगा साइंस का सीरीज 5 लिए थे। आज हम लोग साइंस के सीरीज जो है वो छठा लेकर आपके सामने आए हैं और इस सीरीज में आप देखेंगे साइंस के वो सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिस तरह के सवाल पिछले 2017 के बाद जब से एसएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव किया है, तब से लगातार जो एसएससी ने क्वेश्चन के पैटर्न को देखा कि क्वेश्चन देखने में भले छोटा लगता है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट से वो बनता है। वैसे क्वेश्चंस के संग्रह लेकर आप आपके सामने लगातार रहे हैं। जिनको एसएससी में नौकरी लेनी है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो या जीडी हो, जो भी हो लेना है, वो लगातार हमारे इस सेशन को प्यार और मोहब्बत दीजिए। मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए, ताकि आप एग्जाम में जब पास करेंगे तो आपके सारे दोस्त, आपके माता पिता, आपके गुरुजी, सारे लोग आपसे खुश हो जाएंगे। मैं तो कितना भी प्यार मोहब्बत आप लोगों से कीजिए और अपने एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से नहीं कीजिएगा तो फिर पछताए हो कि अगर चिड़िया चुग गई फिर तो बाद में कोई आपसे मोहब्बत ना करेगा, सबके सब आपको ठुकरा देगा। इसलिए ए मेरे दोस्त, आप जो है अपने माता पिता और गुरुजनों के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको जी जान लगाकर पढ़ना पड़ेगा। तो आइए साइंस के इस बेहतर का सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन है। जब पढ़िएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। कहता है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा। देखिए, सबसे पहले यहां तो जानना पड़ेगा आपको कि डायनेमो का काम क्या होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन घुमा के पड़ता है, पूछता है कि कौन ऐसा यंत्र इसमें से है जो डायनेमो के कार्य का उल्टा काम करता है। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ये डायनेमो जो है, इस डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि डायनेमो का कार्य क्या है, तो मेरे दोस्त आप क्या बोलोगे कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन सवाल क्या पूछा था कि डायनेमो के कार्य का उल्टा करेगा। इसका मतलब जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। डायनेमो क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। अब उसका उल्टा क्या होगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा उसको विद्युत मोटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई, तो इसको विद्युत मोटर कहा जाता है। तो ये घुमाया हुआ क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन एसएससी ने इस तरह के घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले बार एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के राष्ट्रीय झंडा के चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या है। जैसे कि क्वेश्चन जनरली हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया था चौड़ाई लंबाई का, क्योंकि लोगों के दिमाग में 3:2 बैठा हुआ है। बोला जय बजरंगबली, क्वेश्चन तो आसान है, 3:2 मारा और बोरा में चला गया। इन बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन जब आप इस तरह के ऑलरेडी क्वेश्चंस देख के जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्वेश्चन को यदि उल्टे तो आंसर को भी उलट देना है। क्वेश्चन पूछा था चौड़ाई और लंबाई, तो आंसर उसका 2:3 होना चाहिए। उसी तरह क्वेश्चन पूछा कि डायनेमो के कार्य का उल्टा, तो डायनेमो के उल्टा कार्य कौन करता है, तो आपका विद्युत मोटर करता है, क्योंकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विद्युत मोटर होगा। इसलिए ऑप्शन में क्या विद्युत मोटर है, यानी मोटर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब हो गया ये विद्युत मोटर की चर्चा किया, अतः आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के दिमाग में इस तरह से घूमे हुए सवाल जरूर घुस गया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मैं आपके दोस्तों तक भी पहुंच सकूं। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि सबसे अधिक
भेदन क्षमता किसका होता है? ये देखिए 3 प्रकार का रे होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो क्वेश्चन बोला कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होगा? तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो है वो गामा किरण का होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा का। सबसे ज्यादा की बात करेगा तो सबसे ज्यादा गामा का, तो आंसर क्या हो जाएगा? गामा, यानी आंसर इसका सी हो गया। और ध्यान रखना, अल्फा की भेदन क्षमता जो है ये सबसे कम होता है। अल्फा का भेदन क्षमता क्या होगा भाई? अल्फा का भेदन क्षमता की बात करेगा तो अल्फा का भेदन क्षमता सबसे कम और गामा का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा। लेकिन जब आयनन क्षमता की बात करेगा तो ध्यान देंगे, अल्फा की आयनन क्षमता की बात करेगा तो आयनन क्षमता जो है अल्फा का, आयनन क्षमता सबसे ज्यादा। अल्फा का आयनन क्षमता क्या होगा भाई? अल्फा का आयनन क्षमता सबसे ज्यादा होगा। और गामा की बात करेगा तो गामा का आयनन क्षमता जो है, आयनन क्षमता जो है सबसे कम। इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में रखिएगा। अल्फा जो है इसका आयनन क्षमता सबसे ज्यादा और गामा का आयनन क्षमता सबसे कम। गामा का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा और अल्फा का भेदन क्षमता सबसे कम। यानी भेदन क्षमता आयनन क्षमता में उल्टा रिलेशन। अल्फा का भेदन क्षमता सबसे कम, गामा का भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, अल्फा का आयनन क्षमता सबसे ज्यादा, गामा का आयनन क्षमता सबसे कम। क्लियर ना? सारे देखिए कॉन्सेप्ट बेसिक सवालें आपसे पूछी जाती है। यदि आप लगातार इस तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे तो आप आने वाले एग्जाम में जरूर सफलता हासिल करेंगे। लेकिन कंटिन्यू रहिए, आप हमारे चैनल पे रोज सुबह के 9 बजे आप जरूर आइए, घूमते टहलते और अपने सपनों के साकार के लिए आप ये आधे घंटा का समय मुझे जरूर दीजिए। अगला क्वेश्चन का आता, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी क्वेश्चन ये कहा, यदि आपके इस वायुमंडल को हटा दिया जाए पृथ्वी से तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और रात की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दिन की अवधि के बारे में पूछा था तो आंसर क्या होगा कि दिन का अवधि जो है वो कम हो जाएगा। और रात की अवधि पूछता तो रात की अवधि क्या हो जाता? बढ़ जाता। दिन की अवधि कम हो जाएगा और रात की अवधि क्या होगा? बढ़ जाएगा। पक्का ना? चलिए अगला सवाल कहता है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? ध्यान देंगे, यदि दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है या किसी रे को थीटा एंगल से घुमाया गया तो दर्पण के पीछे जो इमेज बनेगा वो आपको कैसे नजर आएगा? यदि दर्पण को के रे थीटा कोण से झुकाएंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है 2 थीटा कोण से झुकते नजर आएगा। किससे नजर आएगा? 2 थीटा से। और यदि वेग की बात करेगा कि भी वेग से गतिशील कोई वस्तु है तो उस इमेज क्या होगा? 2 भी वेग से गतिशील। गौर कीजिएगा, थीटा कोण से घुमाया जाएगा तो 2 थीटा, और भी वेग से गतिशील होगा तो 2 भी वेग से वस्तु भी गतिशील नजर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात 2 थीटा से झुका हुआ नजर आएगा। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से गतिशील हो तो प्रतिबिंब कैसे नजर आएगा? ये इमेज की बात करेगा कि आपका इमेज जो है ये इमेज 2 थीटा से झुका नजर आएगा और 2 भी वेग से गतिशील नजर आएगा। यदि ऑब्जेक्ट भी वेग से गतिशील है तो इमेज 2 भी वेग से गतिशील नजर आएगा। क्लियर? और किसी समतल दर्पण में पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा, पूरा कंप्लीट प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का कम से कम आधा होना चाहिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट से सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अगला सवाल कहता है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? क्या सवाल पूछा आपसे कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो ऊष्मा का जो सबसे ज्यादा चालक है वो आपका पारा है, यानी मरकरी है, आपका Hg है। इसलिए आप लोग गौर किए होंगे कि आपका पारा जो है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? पारा का उपयोग थर्मामीटर में। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा कि पारा का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? तो पारा का उपयोग थर्मामीटर में इसलिए किया जाता है क्योंकि पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे ज्यादा सुचालक होता है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। कौन भाई? तो आपका पारा जो है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। क्लियर? अगला सवाल कहता है कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट गौर कीजिएगा।
आपको पता है जल और बर्फ के रिलेशन के बारे में कि जल और बर्फ में संबंध है। संबंध क्या है कि जल जब ठंडा होता है, ध्यान देना, जल जब ठंडा होता है तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। जल जब ठंडा होगा तो बर्फ में कन्वर्ट होगा, और जल जब बर्फ बनेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। गौर कीजिएगा भाई, इस पॉइंट्स पर गौर कीजिएगा। जब पानी को आप ठंडा करते हैं तो पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है, और जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। और पुनः ये बर्फ जब गर्म होता है तो गर्म होकर ये बर्फ पिघल जाता है। बर्फ क्या हो जाता है भाई, ये बर्फ पिघल जाता है, और बर्फ जब पिघल जाएगा तब क्या होगा, जल के रूप में परिवर्तित होगा, और इस रूप में आयतन क्या होगा, तो इस रूप में आयतन जो है वो घटेगा। इस रूप में आयतन क्या होगा, घटेगा। और जब जल से बर्फ में बदला तो आयतन बढ़ा, और बर्फ से जल में बदला तो आयतन घटा। तो क्वेश्चन कहा था कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा, जब बर्फ पिघल जाएगा, तो जब बर्फ पिघल जाएगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जल जब बर्फ में कन्वर्ट होगा तो उसका आयतन घट जाएगा। हो सकता है आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछ दे कि जब बर्फ पिघलेगा तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। और जब जल बर्फ के रूप में कन्वर्ट होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब बर्फ के रूप में कन्वर्ट होगा तो आयतन बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन, क्लियर ना, पक्का ना। ये सारे कॉन्सेप्ट के सवाल हैं और आप लोग समझते जाइए और एकदम रिवीजन कीजिए। खाने वक्त, सोने वक्त कभी भी मोबाइल चला के छोड़ दीजिए, सुनने से आपको याद हो जाएगा। और इस तरह के जब कॉन्सेप्ट से आप सुनेंगे तो 100% याद होगा। और जो नए बच्चे हैं वो हमारे ऑनलाइन बैचेस लेना चाहते हैं तो RS क्लासेस प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, और वहीं से आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। और चूंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करके पूछते हैं कि सर ऑनलाइन बैच कहां से मिलेगा, तो RS क्लासेस ऐप से आपको मिल जाएगी। क्लियर ना। चलिए अगला कहता है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड्स, यानी युद्ध जब होता है तो बम्बाई के लिए जो है गैस एक छोड़ा जाता है, वो ल्यूसाइड्स उसको कहा जाता है। कहता वो ल्यूसाइड्स किसका बनाया जाता है, तो एसिटिलीन से तैयार होता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो छोड़ा जाता है, ल्यूसाइड्स जो बोलते हैं, ये ल्यूसाइड्स किसका बनता है, तो आपके एसिटिलीन से ल्यूसाइड्स का निर्माण होता है। किसका, एसिटिलीन से होता है। और नाइट्रोबेंजीन वगैरह जो है ये सब बम के बनाने में इसका काम होता है। लेकिन जो गैस छोड़ा जाता है वो गैस के बारे में पूछा था, तो वो गैस कौन सा हो जाएगा, वो गैस आपका जो है एसिटिलीन गैस हो जाएगा। कौन गैस भाई, एसिटिलीन गैस। अगला सवाल कहता है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी आपका लार समझ रहे हैं, लार को इंग्लिश में कहा जाता है सैलिवा। लार को मेरे दोस्त इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपका लार जो टपकता है ये दोनों साइड से सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। हम लोगों का ये दोनों साइड जो है सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, और इस ग्लैंड से क्या निकलती है, लार निकलती है, जिसको आप सैलिवा कहते हैं। और ये सैलिवा में जो एंजाइम्स पाया जाता है उस एंजाइम को टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। स्टार्ट ये पी से होता है, लिखाता है पटाइलिन, लेकिन इसको पढ़ा जाता है टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम्स पाए जाते हैं, और यही टाइलिन एंजाइम क्या करता है, आप जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। कौन सा एंजाइम भाई, तो टाइलिन एंजाइम। तो क्वेश्चन वही था, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, टाइलिन एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। और आपका जाइमेज एंजाइम क्या करता है, तो ये जाइमेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट को, ये जाइमेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट को मीथेन गैस में बदलता है, उसके बाद इथेन गैस में बदलता है, उसके बाद आपको इथाइल अल्कोहल में बदलता है, उसके बाद क्या होता है, इथाइल अल्कोहल में बदलता है। ये काम कौन करता है, तो आपका जाइमेज एंजाइम करता है। लाइपेज क्या करता है, ये लाइपेज बसा प्रक्रिया करके बसा को तोड़ देता है और उसको फैटी एसिड वगैरह में कन्वर्ट करता है। इरिप्सिन क्या करता है, इरिप्सिन जो है ये आपको प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से सारे एंजाइम्स के अलग अलग काम होते हैं। अगला सवाल कहता है, हाइबर विधि से
अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होगा। यानी हाइबर विधि से जब अमोनिया तैयार होता है तो उत्प्रेरक का मतलब है कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के रूप में कौन काम करता है। अब मन में सवाल आया होगा कि सर ये कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है या किसी रिएक्शन की गति को कम कर देता है, वो कैटलिस्ट होता है। तो आपका हाइबर विधि में क्या होता है कि नॉर्मली आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है इन दोनों के मिलने से आपके अमोनिया का निर्माण होगा, लेकिन ये काफी देर से होगा। इसी में क्या होता है कि जब हम लोग लोहा चूर्ण का प्रयोग करते हैं, लोहा के बुरादा का प्रयोग करते हैं, तो लोहा के बुरादा के प्रयोग से तीव्र गति से अमोनिया बन जाता है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में किसका व्यवहार होता है, तो लोहा चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये अमोनिया तेजी से बनता है और फिर ये लौह चूर्ण क्या होता है, उससे बाहर भी निकल जाता है। यानी इस लोहे के बुरादे का सिर्फ काम क्या हो गया, इस रिएक्शन को तेज कर देना। इस कंपाउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देर से बनता वो सिर्फ जल्दी बन गया और फिर लोहा उससे बाहर भी निकल गया। क्लियर। तो ये लोहा किसका काम किया, कैटलिस्ट का काम किया। तो दिक्कत जैसे वनस्पति तेल से घी बनाना होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आपका वनस्पति तेल जो है, इस वनस्पति तेल से घी जो बनता है, तो वनस्पति तेल से घी ऐसे भी बनेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इसी में जब निकेल के बुरादे का प्रयोग करते हैं तो वनस्पति तेल से घी बनाने में ये निकेल क्या करता है, तीव्र गति से बना देता है। इसका मतलब ये निकेल क्या हो गया, कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। क्लियर ना। तो ये आपका निकेल हो गया, ये लोहा यहाँ पर कैटलिस्ट का अर्थात उत्प्रेरक का काम करता है, जो अभिक्रिया की दर को काफी तेज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। पक्का ना। चलिए अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, ये आपको पुणे है, पुणे समझ रहे होंगे, महाराष्ट्र। ये जो आपका है पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय केमिस्ट्री प्रयोगशाला। चलिए तो आज की सेवा ये रोका जाए, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले क्लास में सुबह के 9 बजे और रात के 8 बजे, ये सॉरी 8:30 बजे जो बीपीएससी स्पेशल बीआरएसएससी स्पेशल लाइव आते हैं, आप लोग उस क्लास को जरूर चेक कीजिए रात के 8:30 बजे से 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।